हाय दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में देखा था कि वो उत्तराखंड, अफगानिस्तान और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। अब हम आगे देखते हैं उसकी सेना, मतलब जो मौर्य साम्राज्य थी उसकी सेना व्यवस्था कैसी थी। तो मैं आपको बताऊं कि मौर्य साम्राज्य में एक मंत्री थे जिनका नाम मैगस्थनीस था। ये यूनान से आए थे। ठीक, यूनान यूरोप में पड़ता है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका, और उसमें इन्होंने मौर्य साम्राज्य की सैनिक के बारे में बताया है। तो इन्होंने बताया कि एक समिति होती थी और उस समिति के 6 उप समिति होते थे, मतलब 6 भाग होते थे। और वो 6 भाग कौन कौन से थे? देखो, एक जो विभाग था इसका, ये समिति थी, वो नौसेना का संचालन करती थी। नौसेना मतलब जो समुद्रों में या नदियों में जो चलती थी सेना। दूसरी थी पैदल सेना का संचालन। एक इसका जो विभाग था वो पैदल सेना का करता था। अगला करता था हाथियों का संचालन, एक हाथी वाले सेना होते थे। ये मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया जा रहा है, मौर्य सैनिक के बारे। अगला है अश्वारोही सैनिक सेना का संचालन। अश्वारोही, अश्वा मतलब जो घोड़े थे वो वाले सैनिक का एक संचालन, एक विभाग करता था। फिर अगला जो है वो यातायात खान पान, मतलब जो सेना थे उनका एक विभाग था, मतलब उन सैनिकों का खान पान और यातायात में जो उन पर ध्यान रखा जाता था उसका भी एक विभाग के द्वारा ही संचालन किया जाता था। जो लास्ट था वो था रथारोही मतलब जो रथ के द्वारा जो सैनिक चलते थे। तो ये थे मौर्य साम्राज्य की जो सैनिक व्यवस्था थी, ये थी। और इन सब चीज़ के बारे में आपको इंडिका पुस्तक नाम से पता चलता है जो मैगस्थनीस ने लिखी थी। आगे देखते हैं धम्म। अब देखो, ये जो धम्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धम्म को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो धम्म है, इस धर्म का जो जुड़ाव है बौद्ध धर्म से है और इसकी स्थापना अशोक ने की थी। अशोक सम्राट जो मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे, वहां जाने से पहले उन्होंने ये क्यों अपनाया इसके बारे में जानते थे। तो देखो क्या हुआ कि अशोक के कलिंग के राजा, जो उड़ीसा में एक राजा थे, कलिंग के राजा से लड़ाई हुई, जिसमें वो लड़ाई अशोक तो जीत गया, लेकिन अशोक के सह संबंधी कई सारे लोग मारे गए, कई सारे प्रजा, मतलब लाखों लोग मारे गए। जब उन्होंने देखा कि हर जगह विनाश ही विनाश है, कई सारे महिलाएं विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, तो उनके दिल में बहुत ठेस पहुंचा और उन्होंने उसी समय से शपथ ली कि आज के बाद मैं भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा और ना युद्ध को बढ़ावा दूंगा। और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया अशोक ने, जब कलिंग में बहुत बड़ा उन्होंने जब विनाश देखा था। ठीक, और जो कलिंग था उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक, तो उन्होंने एक आदर्श विचारों का एक संग्रह बनाया, मतलब अशोक ने, और उस संग्रह का नाम था धम्म। और उन्होंने क्या किया, ये जो धम्म था इसको अपने पूरे साम्राज्य में लागू करवाया। साथ साथ इस धम्म की जो अच्छी अच्छी जो बातें थी ये पूरे मतलब विश्व में और जगह भी फैलाने के लिए उन्होंने कई सारे अपने दूत भेजे। तो इसलिए धम्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत अच्छी शिक्षा देता है। आप देखो क्या थी इसकी शिक्षा, तो देखो आदर्श विचार का एक संग्रह था जो अशोक ने गढ़वाया था, ये अशोक ने इसका निर्माण किया था। धम्म, ये जरूर याद रखना, अशोक आपसे पूछ लिया कि धम्म सिद्धांत को किसने स्थापित किया था, तो अशोक थे मौर्य साम्राज्य के। इसमें क्या था, इसमें लिखा था कि आपको बड़ों का सम्मान करने चाहिए, दास दासियों से अच्छा व्यवहार करने चाहिए, दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, हमें दूसरे धर्म से नहीं घृणा करनी चाहिए, नहीं जलना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए। अगला, सन्यासी जो ब्राह्मण है, ये सन्यासी है, ब्राह्मण है, उनका सम्मान करना चाहिए, हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए, अच्छा हिंसा ना करना चाहिए, जानवर के साथ क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये धम्म में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी जो अशोक ने इसको स्थापित किया था। ठीक, अब क्या हुआ कि अशोक द्वारा अशोक ने धम्म का प्रचार तो किया और धम्म को पूरे विश्व में भी फैलाया। अब उन्होंने प्रचार के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए ये आपको पता होनी चाहिए। देखो, अधिकारी, इन्होंने धर्म के विचारों को अपने प्रजा में फैलाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की और उस अधिकारी का जो नाम था वो था धम्म महामात्य। ये आपको जरूर पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है। आगे है कि सभी धर्मों की रक्षा करना, इसका जो काम था, मतलब जो धम्म महामात्य अधिकारी था इसका काम था कि सभी धर्मों की रक्षा करनी है और जो धम्म सिद्धांत है उसका प्रचार करना है। दास, गरीब और वृद्ध, जो हमारे साम्राज्य में, मतलब मौर्य साम्राज्य में जो दास थे, गरीब थे, वृद्ध मतलब जो बूढ़े थे, उनकी रक्षा करनी थी, सभी की मदद करनी थी। और कई अभिलेखों का निर्माण भी करवाया और कई अभिलेखों में उन्होंने धर्म के जो सिद्धांत थे, उनकी जो बातें थी, उन्होंने अभिलेखों में भी गढ़वाए हैं। ठीक है, उत्कृत करवाए। अगला है अपने दूत को अन्य देश भेजना। अशोक ने धर्म के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए कई सारे अपने दूतों को विश्व के अन्य देशों में भी भेजा। अपने पुत्र को कहा जाता है कि मतलब अशोक ने अपने पुत्र को श्रीलंका तक भेजा। तो मैं बता दूं कि श्रीलंका भी उस समय मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही था।
ठीक। तो ये थे धर्म को फैलाने के लिए अशोक द्वारा जो प्रयास किए गए। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है मौर्य साम्राज्य द्वारा स्तंभ क्या थे, मूर्तिकला और अभिलेख कई सारे गढ़वाए गए जो हमें आज मिलते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम इनका अध्ययन कर पा रहे हैं। तो देखो वो क्या थे। तो पहला हम स्तंभ के बारे में जानेंगे। तो जो स्तंभ, एक सारनाथ स्तंभ, मैंने इसको पहले स्थान पे, देखो बहुत सारे स्तंभ थे लेकिन मैंने इसको पहले स्थान पे क्यों रखा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी सारनाथ स्तंभ में ही हमारा, आपने देखा होगा नोटों पे भी देखा होगा, आपने देखा होगा 4 बाघ हैं, 4 बाघ जो हमारा देश का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। 4 बाघ चारों दिशा में है। कहा जाता है कि जो 4 बाघ है चारों दिशा में धर्म के प्रचार को इंगित करते हैं। और जो इस सारनाथ स्तंभ है इसकी जो ऊंचाई है लगभग 40 फीट है, ठीक। और आपने जो ये 4 बाघ जो देखे हैं, ये सॉरी भाग हो गया, बाघ जो देखे हैं ये आपने नोटों में भी देखा होगा, 10 के नोटों में भी, ठीक है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक भी इसको माना जाता है। इसमें 4 सिंह हैं जो सभी दिशा में धर्म का प्रचार करते हैं, ठीक। और आपको पता होगा जो 4 जो शेर है उसके नीचे में एक वाक्य लिखा है जो लिखा सत्य में जेते। इससे अशोक ने मुंडक उपनिषद से लिया है, ग्रंथ से लिया है। और सत्य में जीते का अर्थ ये है कि सत्य की सदा विजय होती है, ठीक। आपको पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा नंदगढ़ और वाराणसी स्तंभ भी है, ठीक। ये अन्य है। अब आगे देखते हैं मूर्तिकला। मौर्य साम्राज्य में मूर्तिकला कैसी थी। तो मूर्तिकला के लिए तो आपको 2 ही चीज़ प्रसिद्ध, वहाँ पे 2 ही चीज़ प्रसिद्ध थी, एक यक्ष की मूर्ति, एक यक्षिणी की मूर्ति। ये जो थे ये तीनों धर्म, मतलब जैन धर्म, बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों को ही इंगित करते हैं, ठीक है। तो ये मूर्तियाँ थी, ये आप देखना आपकी पुस्तक में होगा, ठीक है। मूर्ति भी मिली है हमें। आगे अभिलेख, अभिलेख तो कई सारे थे, ठीक। तो कुछ अभिलेख यहाँ पे मैंने बता रखे हैं, जैसे लुम्बिनी अभिलेख, कलसी अभिलेख, मास के अभिलेख, धर्म का प्रचार करने के लिए अभिलेख, और मतलब इसमें ही धर्म के प्रचार के लिए अभिलेख है। अब बुद्ध धर्म का भी प्रचार है इसमें, ठीक। ये कई सारे अभिलेख लिखे गए। इसमें देखा गया है कि कई सारे अभिलेखों में जो अशोक था उसने अपने आप को जो अपनी उपाधि लिए वो देवानापिया के लिए, देवानापिया मतलब उसने अपने आप को देवानापिया कहा है। जो पिया का है इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रिय सेवक। अशोक ने इन अभिलेखों में अपने आप अपनी उपाधि इस नाम से ली है, ठीक। ये आपको पता होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि इतनी सारी जो जानकारी है मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी ये कहाँ से मिलती है। तो देखो ये जो जानकारी मिलती है ये मूर्तिकला से मिलती है। उस समय की जो मूर्तिकला और अभिलेखों से मिली, जो खुदाई के दौरान मिली, कई सारे स्तंभ मिले, उसमें अशोक के बारे में लिखा था अर्थात मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा था। कई सारी पुस्तकें थी, उसमें जो मुख्य पुस्तकें थी एक इंडिका जो मैगस्थनी द्वारा लिखी गई, चाणक्य, कौटिल्य जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इनकी जो पुस्तक थी वो आरसाद इससे मिलती है। आगे हैं जैन और बुद्ध धर्म ग्रंथों में भी मौर्य साम्राज्य के बारे में उल्लेख किया गया। पत्थरों पर लिखे गए संदेश, पत्थरों पे लिखे गए थे, इनसे जानकारी मिलती है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि उस समय जो अभिलेख लिखे गए, स्तंभ लिखे गए, उस पर बाहरी लिपि का इस्तेमाल किया गया है और प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का अर्थ है कि जब मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया, जो उसके अंतिम राजा थे बृहद्र, उसका जो सुसमित शुंग उसके जो सेनापति थे उन्होंने उनको मार दिया और शुंग वंश की स्थापना हुई थी भारत में और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था, ठीक। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं कि बस आपको पता होनी चाहिए कि देखो मौर्योत्तर काल में मैंने बताया था उत्तर में शुंग वंश, कर्ण वंश, कुषाण और शक वंश आ गए, जबकि दक्षिण और मध्य में सातवाहन, इक्ष्वाकु और वाकाटक आ गए। और जब इनका अंत हुआ तो भारत में एक साम्राज्य और आया, वो भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, जो था गुप्त साम्राज्य। और ये लगभग 240 से 250 ईस्वी तक रहा। याद रखना दोस्तों ये बढ़ रहा है, ठीक। 240 से 250 ईस्वी तक रहा। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें थोड़ी सी चीज़ें जाननी होगी, ठीक। और वहाँ जाने से पहले मैं छोटे छोटे जो संग वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो क्या है, तो देखो पहला है दैविक राजा। देवी राजा कौन, अपने आप को ना देवताओं की संतान बताने वाले, वो देविक राजा कहलाए। और अपने आप को जो देवताओं के संतान बताते थे वो कुषाण शासक थे, ठीक। ये अपने आप को देवताओं के संतान बताते थे,
इन शासकों ने देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की, उनकी पूजा की और ये अपने आप को देवताओं की संतान बताते थे। याद रखना देवी के राजा कौन से शासक बताते तो आप बता देना कुषाण शासक। सोने के सिक्के कहा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जो सोने के जो सिक्के चलाए थे वो चलाए थे कुषाण शासकों ने। ठीक, ये भी आपको पता होनी चाहिए, प्रथम शताब्दी में ऐसा कहा जाता है। आगे है सातवाहन। अब जो सातवाहन शासक था यहाँ पे मार्थ वंशिकता थी। देखो हर जगह पितृ वंशिकता होती है, मतलब पिता की मृत्यु के बाद जो शासन व्यवस्था आती है पुत्र के पास आती है, लेकिन सातवाहन में ऐसा नहीं था। वहाँ पे माता को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता था, अर्थात ये कह सकते हो कि माता का विशेष स्थान था। जो सरनेम भी रखा जाते थे वो माता के नाम पर ही रखा जाते थे सातवाहन में। ठीक, लेकिन अधिकतर भारत में जो साम्राज्य थे वो पितृवंशिकता थी, मतलब पिता के अनुसार चलती थी, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। शक था, शक वंश, इसने भारत में शक संवत की स्थापना की। संवत का मतलब कैलेंडर होता है और इसे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया है। ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। देखो आज जो हम जिस कैलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें जनवरी फरवरी होते हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये अंग्रेजों का है। इनके अनुसार जो नया साल शुरू होता है वो जनवरी में शुरू होता है और अंत होता है दिसंबर में। जबकि जो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसमें जो नया साल चैत्र से शुरू होता है फागुन में खत्म होता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि राष्ट्रीय कैलेंडर अगर आपसे पूछ लिया भारत का तो वो शक संवत था। ठीक, इसकी स्थापना 78 ईस्वी में हुई थी और इसकी शक शासकों ने की थी। ठीक, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं गुप्त साम्राज्य पे जो 240 से 250 ईस्वी तक रहा। इसकी स्थापना की थी वो श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच है जो कुछ समय के लिए रहे, फिर आए चंद्रगुप्त, फिर आए समुद्रगुप्त, फिर आए चंद्रगुप्त सेकंड। इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, इनकी पुत्री के बारे में ये पूछ लिया जाता है। ठीक, और इसके जो अंतिम शासक थे गुप्त साम्राज्य के वो थे विष्णुगुप्त। ठीक, फिर विष्णुगुप्त का अंत हो गया। तो देखते क्या था। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब नंद वंश था, घनानंद वंश था मगध में, तो उस समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था, जिसे अलेक्जेंडर कहते हैं, विश्व विजेता सिकंदर। ठीक है, वो घनानंद के काल में हुआ था, लेकिन ये कहा जाता है कि घनानंद का भारत में आक्रमण नहीं हुआ था। तो उससे कुछ सीख ली थी चाणक्य ने। ठीक है, तो तभी जाके उन्होंने घनानंद पर आक्रमण किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि घनानंद के काल में ही सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य था इसके इतिहास। भारतीय इतिहास में कहा जाता है कि चांदी के सबसे उत्तम कृष्ण के जो सिक्के जो लागू करवाए ये गुप्त साम्राज्य ने करवाए थे। ठीक, महान विद्वान थे गुप्त साम्राज्य में ही। जो भारत के जो महान विद्वान व्यक्ति थे वो गुप्त साम्राज्य में थे, जैसे कालिदास, आर्यभट्ट जिसने शून्य का आविष्कार किया, सुश्रुत जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञाता कहा जाता है, वराहमिहिर ये गणित के और खगोल विज्ञान के प्रसिद्ध थे। ये बहुत बड़े विद्वान थे। कालिदास के बारे में तो आप जानते होंगे, है ना। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के शासकों ने करवाई थी। ठीक है, ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था, कई सारे विश्व के छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे। आगे कहानी देखते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी आपको समझनी होगी। वो कहानी क्या है? देखो, कहानी है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री की, जिनका नाम है प्रभावती गुप्त। क्या हुआ? इनका विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन से हुआ। जब रुद्रसेन की मृत्यु होगी तो जो पूरा जो साम्राज्य था वो प्रभावती संभालने लगी। वो अपने अनुसार शासन व्यवस्था चलाने लगी और कई सारे इन्होंने दान भी दिए। तो आप सोचोगे इस कहानी में ऐसा चीज़ ही क्या है, ऐसा क्या है कि हम इसके बारे में जाना। देखो, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ब्राह्मणीय ग्रंथ के अनुसार जो शासन व्यवस्था, जो संपत्ति पे जो अधिकार होता था वो पुत्र का होता था, स्त्री का नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे प्रभावती ने साम्राज्य को संभाला, शासन को चलाए, इसलिए कहानी महत्वपूर्ण बन जाती है। ये आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे महिला ने शासन व्यवस्था को संभाला है, प्रभावती गुप्त ने। तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए कि ब्राह्मणीय ग्रंथ को कहीं ना कहीं ये चुनौती देती है, प्रभावती गुप्त। ठीक, आगे देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति। इस काल में कई सारे अभिलेख लिखे गए, लेकिन इस अभिलेख में जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख था वो था प्रयाग प्रशिष्ट। अब ये क्या था? देखो, इसको इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके काल में लिखा गया था? ये समुद्रगुप्त के काल में लिखा गया था। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसको लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो हरिसेन थे। ठीक, और ये जो समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख इसमें किया गया और इसको खोजा गया, बिल्कुल सही रूप से मिला, मतलब सही कंडीशन में मिला, आप कह सकते हो। प्रयाग प्रशस्ति आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा ये किस काल से जुड़ा हुआ है और इसके लेखक कौन थे, हरिसेन, आप बता देना। ठीक, आगे देखते हैं। आगे अभिलेखों का अर्थ।
तो देखो, जब कई सारे भारत में अभिलेख मिले और उन अभिलेखों का अर्थ समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन उस अभिलेखों को समझा गया और जो अभिलेख थे वो खरोष्टी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो उस अभिलेखों का अध्ययन कैसे किया गया, उसका अर्थ कैसे निकाला गया, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखो क्या था, तो अक्षरों का अध्ययन किया गया, सभी जो अक्षर पे जो छपे थे उसका अध्ययन किया गया। भारतीय पंडितों की मदद ली गई, जो देवनागरी भाषा थी उनसे उनका मेल किया गया, तुलना की गई। साथ ही साथ यूरोपीय विद्वान आए, उन्होंने मदद की इन अभिलेखों को समझने के लिए। जो भारत में जो राजा महाराजा थे उन्होंने जो अभिलेख छपवाए थे, ये लिखवाए थे। अक्षरों की तुलना की गई कई बार यूनानी अभिलेखों से, ये यूनानी के अक्षरों से भारत में और जो भाषा थी उनके अक्षरों से तुलना की गई और उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया गया। कई साक्ष्यों का अध्ययन किया गया, कई साक्ष्यों को एकत्रित किया गया और आखिरकार मतलब फाइनली इन अभिलेखों का अर्थ निकाले गया। मैं आपको बताऊं कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकालने वाले जो थे वो जेम्स प्रिंसेप थे। ये जरूर आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने 1838 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल दिया था। सभी लिपि का प्रयोग अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। तो ये आपको जरूर पता होनी चाहिए कि अभिलेखों का अर्थ निकालने वाला जो व्यक्ति थे वो जेम्स प्रिंसेप थे। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने